गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम जो भी करंट अफेयर चर्चा में रहे हैं उनको देखें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण अवसर पर प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो भारत की साहित्य अकादमी है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो फेलोशिप होती है ये इसके द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत के प्रमुख साहित्यिक संगठन साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इनकी देखिए थोड़ी सी मसूरी में ये रहते हैं वर्तमान में, ठीक है, और इनकी थोड़ी हेल्थ खराब है, इसीलिए इनके घर पर ये अवार्ड दिए जाने का फैसला किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस राइटर है। इसके अलावा देखिए, इनसे पहले भी काफी ज्यादा अवार्ड सर को मिल चुके हैं। 1999 में इन्हें पद्मश्री, 2019 में पद्म भूषण, ठीक है, पद्मश्री और पद्म भूषण। इसके बाद एक और कैटेगरी होती है पद्म विभूषण, वो सबसे टॉप कैटेगरी होती है पद्म पुरस्कारों की। इसके अलावा बच्चों के साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 2012 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये अवार्ड भी इन्हें इससे पहले मिल चुके हैं। आगे अगर देखें साहित्य अकादमी के बारे में, मार्च 1954 में संस्कृति विभाग द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। तो हमें याद रखना है 1954 से ये चलन में है। इसके अलावा देखिए, इसको बोला जाता है इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, यानी साहित्य के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी इसको बोला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के साहित्य को बढ़ावा देना है और अकादमी ने टोटल जो भारतीय अलग अलग भाषाएं हैं उसमें से 24 भाषाओं को इसके द्वारा मान्यता दी गई है। कुछ इस तरीके का इसका लोगो आपको दिखाई देगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साहित्य अकादमी फेलोशिप हाल ही में किसको दी गई है, रस्किन बॉन्ड को दी गई है। इसकी स्थापना 1954 में की गई है मार्च में। ये भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है और लगभग 24 भाषाओं को ये मान्यता देता है। आगे चलते हैं। भारत पवेलियन का उद्घाटन, जिसे पहले इंडिया पवेलियन के नाम से जाना जाता था, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो देखिए, फ्रांस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म फेस्टिवल होता है, आपने देखा होगा कांस फिल्म फेस्टिवल। तो ये उसका 77वां यानी 77वां संस्करण है। और यहां पर भारत जो पहले अपना पवेलियन लगाता था उसका नाम था इंडिया पवेलियन, लेकिन अब इसको भारत पवेलियन के नाम से रीब्रांड किया गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। आपसे हो सकता है पूछ ले कि कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत जो पवेलियन है इंडिया का उसका क्या नाम कर दिया गया है, तो भारत पवेलियन नाम कर दिया गया है। एडिशन याद रखिएगा, 77वां एडिशन है। और बात करें अगर कांस की, तो जो कांस आपका सिटी है ये कहां पर है, ये आपके फ्रांस में स्थित एक सिटी है। आगे चलते हैं। रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरामने ने मजगांव डॉक लिमिटेड यानी एमडीएल की 250वीं वर्षगांठ समारोह में 250 रुपए के स्मारक सिक्के का अनावरण किया। मैंने कल आपको बताया था इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। बहुत पहले एक छोटा सा गांव टाइप का हुआ करता था मजगांव में, जो कि मुंबई में स्थित है। बाद में 1934 में इसको एक प्राइवेट कंपनी के रूप में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में नामित किया गया और बाद में 1960 में सरकार ने इसको नेशनलाइज कर दिया या इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका नेशनलाइजेशन होता है 1960 में। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो अभी इसको 1774 से अगर देखेंगे आप तो इसको 250 साल पूरे हो गए हैं। तो अभी इसमें यादगार में एक सिक्का जारी किया गया है। और हाँ, इसको मिनी रत्न वन का दर्जा भी दिया गया है 2006 में। ठीक है, जैसे नवरत्न महारत्न कैटेगरी होती है उसमें मिनी रत्न इसका दर्जा इसे दिया हुआ है 2006 से। आगे चलते हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता यानी स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में शुरू हो गई है। तो यही इंपॉर्टेंट है, कहां पे शुरू हुआ है, नई दिल्ली में। इसमें 61 श्रेणियों में 900 छात्रों का परीक्षण या टेस्टिंग की जाएगी। किसके द्वारा आयोजित की गई है, एनएसटीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। तो जगह याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नासा ने डेविड साल्वा ग्रीनी को एजेंसी के प्रमुख या मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में एक नई भूमिका दी है। तो इनके ये चीफ एआई ऑफिसर बन गए हैं डेविड साल्वा ग्रीनी नासा के।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इस ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे जारी करता है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में PLFS बोला जाता है, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आपसे पूछेगा पहले तो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन जारी करता है, तो ये NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जारी करता है। इसका कौन सा एडिशन था ये, इसका 22वां एडिशन अभी जारी किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2024 की अवधि में घटकर 6.7% हो गई है। तो यानी इस दौरान रोजगारों का सृजन सरकार के द्वारा किया गया है। भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की कल घोषणा कर दी है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दो बहुत फेमस प्लेयर हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये आते हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा गोल किए हैं। यहां पर आप पढ़ेंगे पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बाद तीसरे सबसे बड़े सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोरर है। तो इसको आप याद रखिएगा। फोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए श्रीलंका का एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है लंका पे, इसके साथ साझेदारी की है, जिससे फोन पे उपयोगकर्ताओं को लंका पे क्यूआर व्यापारियों पर निर्बाध रूप से लेन देन की अनुमति मिलती है। तो सीधे पूछ सकता है कि फोन पे ने कौन से पड़ोसी देश के यूपीआई के साथ साझेदारी की है, तो श्रीलंका के साथ साझेदारी की है। 1960 में भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट इंजीनियर थियोडोर मैमान द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। तो थियोडोर मैमन ने, आप सभी को पता है, लेजर की खोज की थी, तो इसी के उपलक्ष्य में हम ये 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं। और इसकी थीम इस बार क्या रही, हमारे जीवन में प्रकाश यानी लाइट इन आवर लाइफ। लेजर की फुल फॉर्म भी पूछता रहता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लगातार छठे वर्ष 2023 में भारत में दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा अधिक इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए। तो 2023 के पूरे साल में भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए। जो इसका कारण बताया गया वो क्या बताया गया, तो जब थोड़ा सा वैसे ही आप देखेंगे दंगे वगैरह भड़क जाते हैं, उस समय मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकने के लिए सरकार इंटरनेट शटडाउन कर देती है। जम्मू कश्मीर वगैरह में आपने ऐसा देखा होगा। इसके अलावा जब एग्जाम वगैरह होते हैं तो नकल को रोकने के लिए भी आसपास के क्षेत्रों का जो जैमर वगैरह लगाकर इंटरनेट शटडाउन किए जाते हैं। नासा के एक अंतरराष्ट्रीय स्टेशन ने हाल ही में तुर्की में माउंट नेम्रुत पर एक अजीब छिद्र के अनोखी तस्वीर ली, जो एक निष्क्रिय स्ट्रेटो वॉल्केनो है। सबसे इंपॉर्टेंट, माउंट नेम्रुत स्ट्रेटो वॉल्केनो कहां पर स्थित है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुर्की में स्थित है। और इसके टॉप की एक फोटो अभी नासा के अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ने खींची है, जो काफी अच्छी है, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। माउंट नेम्रुत की ऊंचाई लगभग आपकी 9672 फीट है। और यह वो जगह है जहां पर देखिए आपका यूरेशियन और अरब टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। तो आपको पता है ज्यादातर वॉल्केनो हमें जो प्लेट्स होती हैं उसके मार्जिन्स पर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जहां पर ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं बहुत देखने के लिए मिलती हैं। अंतिम बार ये 1650 में सक्रिय रूप से फटा था। अब ये थोड़ा सा निष्क्रिय या इनएक्टिव है तब से। 1650 से लगभग 400 सालों से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ। विशाल विस्फोट के बाद एक बड़ा लावा प्रवाह भी हुआ था, जिससे एक नदी को अवरुद्ध कर दिया गया और पहाड़ के पूर्वी हिस्से में लेक वैन का निर्माण हुआ। तो देखिए इसके पूर्वी हिस्से में लेक वैन स्थित है, जो टर्की की सबसे बड़ी लेक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हाईएस्ट सैलिनिटी है इसकी, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो लवणता है पूरी दुनिया में वो इसी वाटर बॉडी की है। लगभग 330 पार्ट्स पर 1000 इतनी इसकी सैलिनिटी है, जो काफी ज्यादा है। तो लेक वैन आप याद रखिएगा, टर्की में स्थित है और ये इसी लावा फ्लो के कारण बनी है। जो तुर्की की सबसे बड़ी झील है, मैंने लिखा भी है हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। तो ये आप देखेंगे, ये तस्वीर अभी नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने जारी की है। और टर्की की अगर आप मैप देखेंगे तो यहां पर आपका माउंट नेम्रुत है, साउथ ईस्ट में इसके ये पड़ता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट में ये पड़ता है। और ये है आपकी लेक वैन, जो कि टर्की की सबसे बड़ी लेक है। केरल के मलप्पुरम जिले में हेपेटाइटिस ए का बड़ा प्रसार हुआ है, जिसमें लगभग 8000 मामले और 12 इसमें मौतें हो गई हैं। तो हेपेटाइटिस ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी डिजीज है, एक वायरल डिजीज है, यानी विषाणु जनित रोग है, ठीक है, विषाणु से ये होता है। और इसमें
कौन सी बॉडी का पार्ट आपका इंपैक्ट होता है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, आपकी बॉडी का जो लीवर है वो इससे प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस ए एक लीवर संक्रमण है जो अत्यधिक संक्रामक वायरस के कारण होता है, और वायरस का नाम क्या है, हेपेटाइटिस वायरस ही उसका नाम है। भारतीय सेना ने लद्दाख में उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं। आपको पता है लगातार बॉर्डर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भारत सरकार मजबूत कर रही है, क्योंकि चाइना वगैरह लगातार प्रसारवादी रणनीति अपनाते हैं। तो टैंक्स वगैरह भारत सरकार ने वहां पर एस्टेब्लिश किए हुए हैं, और उन टैंकों की आपको पता है लगातार हमें रेट्रोफिटिंग या मरम्मत करनी पड़ती है। तो भारत सरकार ने 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं अभी लद्दाख में स्थापित की। भारतीय सेना इन टैंक मरम्मत केंद्रों का निर्माण किया ताकि ये बख्तरबंद इकाइयां काम करती रह सकें। ये साइटें आपका एक तो न्योमा में है और दूसरा डीबीओ सेक्टर, डीबीओ आपका क्या है कीजिए, दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी ये आपका डीबीओ सेक्टर में स्थित है। तो 2 ये आपकी फैसिलिटीज बनाई हैं जो 14,500 से अधिक ऊंचाई पर काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉर्डर में हमने सिक्योरिटी लगाई है उसको मजबूत करने का काम करेगा। पाकिस्तान ने फतह 2 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कल सफल परीक्षण किया है। तो सीधे आपसे पूछ सकता है कि फतह 2 कौन से देश का गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, तो पाकिस्तान का ये सिस्टम है। अभी पाकिस्तान का एक और चीज बहुत चर्चा में थी, चाइना ने अभी अपना एक मिशन लॉन्च किया है, चांगे 6 मिशन। तो चांगे 6 मिशन आपको पता है मून के लिए है, मून की फार साइड से सैंपल लाने के लिए है। तो इसमें ही पाकिस्तान का भी एक पेलोड है जिसका नाम है iCube कमर, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का पहला पेलोड होगा जो चांद पर जा रहा है। चाइना की मदद से इसको डेवलप किया गया है। IIIT बेंगलोर ने हाल ही में एक नए IoT सक्षम यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम व्हील चेयर डिवाइस जिसका नाम है जो रिहैब, इसका अनावरण किया है। देखिए जिन लोगों को लकवा मार जाता है या ब्रेन हेमरेज की वजह से पैरालाइसिस हो जाता है, उनको जब सर्जरी के बाद आपको पता होगा लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है क्योंकि बॉडी पुरानी कंडीशन में रिस्टोर नहीं हो पाती। तो उसके लिए इन्होंने ये व्हील चेयर बनाई है। सर्जरी के बाद स्ट्रोक के रोगियों को ठीक होने में मदद करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए इस उपकरण का उद्देश्य उन व्यावहारिक समस्याओं को हल करना है जो रोगियों को अक्सर नियमित व्यायाम करने से होती है। तो ये आप याद रखिएगा, जो रिहैब। इससे पहले देखिए एक और व्हील चेयर बनाई थी, कस्टमाइजेबल व्हील चेयर, फ्री स्टैंडिंग कस्टमाइजेबल व्हील चेयर बनाई थी। ये बनाई थी IIT मद्रास ने, इसको भी याद रखिएगा, ये भी चर्चा में थी कुछ महीने पहले। अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर 14 से 15 मई 2024 को वॉशिंगटन DC में आयोजित किया गया। तो USA में यह अभी मीटिंग कंप्लीट हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, देखिए इसका पूरा नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ब्लैकमेल और जबरन वसूली जैसे साइबर अपराधों में शामिल 1000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक कर दिया। तो ये किसके क्षेत्र में काम करती है, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करती है। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये सेंटर काम करता है, ये होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एक हाथी के हमले में एक कादर आदिवासी की मौत ने स्वदेशी समुदाय और संरक्षण वादियों को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि कादर सदियों से जंगली हाथियों के साथ सह अस्तित्व में रहने के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए पहली बार ऐसे घटना देखने के लिए आई है कि वैसे तो ये हाथियों के साथ बहुत कॉमन रूप से रह लेते हैं, लेकिन एक हाथी ने इसी कारण से एक कादर आदिवासी पर हमला कर दिया और इस हमले में उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये मानव वन्यजीव संघर्ष का जीता जागता वर्तमान में उदाहरण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है, तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कादर आदिवासी। कादर आदिवासी की बात करें तो ये केरल में कोचीन और तमिलनाडु में कोयम्बटूर की सीमा के बीच पहाड़ी पर रहते हैं, पहला। और ये देखिए PVTG है, कहां पर, केरल में। मैंने आपको बताया था जो PVTG होते हैं यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, वो जो जनजातियों में भी अति पिछड़ी जनजातियां होती हैं, जो जिनका एजुकेशन लेवल बहुत कम होता है, सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ एग्रीकल्चर होता है, जो पुरानी तरीकों से ही खेती कर रहे होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन या तो रुक चुकी है या लगातार कम हो रही है, उनको PVTG की कैटेगरी में डाला जाता है। तो नीचे पढ़ेंगे, ये केरल में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग के रूप में सूचीबद्ध है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं। तो तमिलनाडु में नॉर्मल ये ट्राइब है और केरल में ये PVTG कैटेगरी में आते हैं। टोटल भारत में 75 जनजातियां
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की श्रेणी में रखी गई हैं। सबसे ज्यादा है इसमें उड़ीसा में। ठीक है, तो यही सारे फैक्ट्स हैं। अगर बात करें देखिए टाइगर रिजर्व की, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित टाइगर रिजर्व है। तो तमिलनाडु के और टाइगर रिजर्व देख लेते हैं रिवीजन के लिए। मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर आप देखेंगे तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आप देखेंगे केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, श्री विल्लीपुतूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व और कलक्कड़ मुंदुनथुराई टाइगर रिजर्व। KMTR जो है ये आपका तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व था। ठीक है, कलक्कड़ मुंदुनथुराई टाइगर रिजर्व। तो ये आप याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। केरल भी चर्चा में है तो केरल के भी देख लेते हैं। केरल में एक है पेरियार टाइगर रिजर्व, दूसरा आपका है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो ये दो ही टाइगर रिजर्व आपके केरल में स्थित है। ठीक है, तो आई होप आपका रिवीजन इससे हो गया होगा। आगे चलते हैं। सेना मई के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक रूसी इग्ला एस, जो कि क्या है, एक बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका एक सेट प्राप्त करना शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इग्ला एस पहली बात तो कहां की मिसाइल है, रूसी मिसाइल है, और भारत सरकार को इसकी नई खेप बहुत जल्द मिलने वाली। इसके अलावा देखिए रशिया की एक और मिसाइल कल बहुत चर्चा में है। रूसी राष्ट्रपति ने रूसी सैन्य शस्त्रागार में बुलावा नामक एक नई परमाणु सक्षम मिसाइल यानी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, इसका नाम है बुलावा, इसको शामिल करने का आदेश देकर देश की सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी की है। देखिए जो नेटो है, नेटो में इसको बोला जाता है SSN-32 और इसका पूरा जो नाम है वो है आपका RSM-56 बुलावा। तो ये मिसाइल आपकी रशिया की है। यह एक रूसी पनडुब्बी प्रक्षेपित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और कहां से आप इसको लॉन्च करते हैं, सबमरीन लॉन्च्ड है यानी सबमरीन से इसको लॉन्च किया जाता है। हाल ही में जारी आंतरिक विस्थापन 2024 यानी इस पर एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024, जो देश के भीतर ही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है विभिन्न कारणों से, जैसे आपदाएं अगर किसी क्षेत्र में आ गई हैं, किसी क्षेत्र में किसी देश की लड़ाई हो गई है तो वहां से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले वर्ष के 71.17 मिलियन से बढ़कर 75.9 मिलियन हो गई है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। इसको जारी कौन करता है, यह जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी IDMC, इसके द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, हर साल जारी की जाती है। यह संघर्ष, हिंसा और आपदाओं के कारण आंतरिक विस्थापन को रिकॉर्ड करती है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद उत्तरी सिक्किम के नागा और रंग गांवों को आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की। तो ऑपरेशन सद्भावना कहां पर चलाया गया है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा सिक्किम में। इसके अलावा कुछ अन्य ऑपरेशन जो चर्चा में रहे हैं, ऑपरेशन बाम्बी बकेट उत्तराखंड में नैनीताल के पास जंगल की आग बुझाने के लिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान ने इजराइल के खिलाफ अभियान चलाया है, और जो इजराइल ने इसके अगेंस्ट में ईरान के खिलाफ चलाया उसका क्या नाम है, ऑपरेशन आयरन शील्ड। ये भी हमें याद रखना है। ऑपरेशन अजय, जो इजराइल ने हमास के ऊपर गाजा पट्टी में लगातार अटैक किए थे, उस दौरान इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए यूज किया गया था ऑपरेशन अजय। और एक और इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती की चर्चा में था, कैरिबियन सागर में एक देश है हाइती। ठीक है, हाइती में पॉलिटिकल टर्मोइल यानी पॉलिटिकल उठापटक चल रही है, जब से वहां के लीडर को गोली मारकर विद्रोहियों ने हत्या कर दी है। वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती विदेश मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। कनाडाई लेखिका और नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्षीय आयु में निधन हो गया। तो 2013 में इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज या साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और जो नोबेल समिति थी उन्होंने इनको समकालीन लघु कथाओं का मास्टर कहा था। तो जो कंटेम्परेरी शॉर्ट स्टोरीज लिखी इन्होंने, उसका मास्टर इनको कहा गया था। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा के सुचारू रूप से संचालन के लिए केदारनाथ में जो पुलिस अपॉइंट की गई है, उसने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है, क्योंकि आपको पता है लगातार अब वहां पर 4 धाम की यात्रा का सेशन शुरू हो गया है। इस दौरान वहां पर अच्छी खासी भीड़ आती है और लगातार आप देख रहे होंगे 12-12 घंटे ट्रेवल करने में लग रहे हैं, क्योंकि जाम इतना ज्यादा लग रहा है, वहां पर रहने की इतनी व्यवस्था नहीं है। तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने ये शुरू किया है, तो हमें ये याद रखना है।
ठीक है, तो यही सारे करंट अफेयर्स थे जो चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो प्लीज़ वो भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो